अच्छा तो बच्चों आज जो काम हम करेंगे उसके अंदर हमारे पास लास्ट सेशन के अंदर हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस किए थे, ऑलमोस्ट तकरीबन 14 तक के करीब कुछ क्वेश्चंस किए थे और अब कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 15, तो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो अब सबसे पहला सवाल जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 से, उसके अंदर हमसे कहा जा रहा है कि भाई हमें 175 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको सर्ट सॉल्व करना है और 28 का भी सर्ट को सॉल्व करना है। तो सर्ट सॉल्व करने के लिए एग्जैक्टली हम हमेशा एक ही काम करते हैं कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ जाते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन के बगैर हम सर्ट्स को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम यही काम करने जा रहे हैं, यानी कि अब मैं 175 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा और क्योंकि मुझे उसका सर्ट से सॉल्व करना है तो उसके लिए ऑप्शन एक ही है मेरे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर मैं 175 का सर्ट सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास, सबसे पहले 3 5 ज़ा 15, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाना पड़ेगा इसको। 5 3 ज़ा 15 और ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, देन 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। इसी तरीके से 28 के साथ ये होगा भाई 2 1 4 7 और 7 1। तो अब जब सर्ट में आप इसको प्लेस करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 5 इंटू 7 माइनस 28 में सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7। 5 निकालेंगे 2 निकालेंगे, ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 7 और 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 अंडर रूट 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 अंडर रूट 7। इसी तरीके से रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर को, आपको यहाँ पे आपके पास दिया हुआ 1 अपॉन अंडर रूट 5। तो 1 अपॉन अंडर रूट 5 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो रैशनलाइज करने का तरीका होगा कि आप अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और अंडर रूट 5 से ही उसे डिवाइड भी करते हैं। तो ऐसा करने से ये होगा कि ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 5 और नीचे हो जाएगा आपके पास अंडर रूट के अंदर 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये पेयर बनेगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 5 अपॉन 5। सही है जनाब, ये भी सिंप्लीफाई हो गया। 16 क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि ग्रुप ऑफ 80 पीपल, यार एक second, क्या लिखा है इसने इब्राहिम ने? सर 175 की प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करें, 25 नहीं होगा। यार वैसे अगर मैं कहूँ, मतलब उसूलन वैसे पेपर 1 में मुझे काम करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए 175 को 5 से डिवाइड करके चेक कर देता हूँ, जो कि 35 ही आएगा और मुझे नहीं लग रहा कि वो 25 होना चाहिए। तो अगर 35 आएगा तो 5 7 से 35 होगा और 7 से 7 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सही है मेरा बच्चा? हाँ बच्चा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में वो ये कह रहा है हमसे कि अ ग्रुप ऑफ 80 पीपल ईच रिकॉर्ड देयर जर्नी। नहीं सर, 175 के नीचे 25 नहीं आएगा, नहीं आएगा बेटा, 175 के नीचे 25 नहीं आ सकता। 35 से 175 होगा ना, और 5 7 से 35 हो जाएगा, कहाँ आएगा? कहाँ कहना चाह रहे हो? माइक खोल के बता दो, माइक खोलो और जल्दी से बता दो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे अगले सवाल पे। गली में क्लास ले रहा है ये शायद, माइक नहीं खोल रहा। अ ग्रुप ऑफ 80 पीपल ईच रिकॉर्डेड देयर जर्नी टाइम फ्रॉम होम टू वर्क वन डे, 5 इंटू 25 इज 125। हाँ, यही तो बोल रहा हूँ मैं भी। 5 3 से 15 हो जाएगा ना, 5 2 से 10 क्यों करूंगा मैं, 5 3 से 15 नहीं करूंगा। हाँ, हैं 5 3 अबे भाई, 5 3 से 15 होगा, दो कैरी यहाँ पर जाएगा। मेरे भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 5 3 से 15 होगा, दो कैरी जाएगा, 5 के पास 25 हो जाएगा, तो 5 5 से 25 होगा ना भाई। सही है, नहीं समझ में आ गया उसको। अब्दुल बस कितना खुश हो रहा है, लॉटरी निकल गई इसकी। A group of 80 people each recorded their journey time from home to work one day. The community frequency diagram shows the result. Community frequency diagram आपको रिजल्ट यहाँ दिखा रहा है। यूज द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू फाइंड एंड एस्टिमेट द मीडियन। मीडियन निकालने के लिए आपको डाटा का 50% लेना पड़ता है और आपके पास टोटल जो आ रहा है 80 आ रहा है मैक्सिमम।
ठीक है, तो 80 जो है उसका आपने ले लिया 50%, तो 50% इसका हो जाएगा 40th वैल्यू। तो 40th वैल्यू जो है वो आपने चेक करनी होगी यहाँ पर, इस जगह पे। यहाँ से आप 40 चेक करेंगे और लाइन नीचे गिराएंगे, तो ये लाइन नीचे गिर के यहाँ पे आ जाएगी आपके पास, और ये बन जाएगा आपके पास एग्जैक्टली 32 मिनट्स। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरीके से द इंटरक्वार्टाइल रेंज की बात कर रहा है वो। इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है वो आपके पास होती है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल जो है, हाँ, अपर क्वार्टाइल जो है वो एग्जैक्टली निकलता है 75% ऑफ द डाटा, यानी कि 80 का आपको लेना होगा 75%। ठीक है, 80 का 50 होता है 40% होता है 40th वैल्यू। 40 का भी हाफ ले लेंगे, 25 40 प्लस 20 60 हो जाएगा। हाँ, 60th वैल्यू। अब 60th वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं कि कहाँ पे आ रही होगी भाई। 60th वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी। ये है मेरा अपर क्वार्टाइल, जो कि बराबर है किसके, 32 33 34 35, 35 के। फिर है उसके बाद मेरा लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल है 80 इंटू 25, तो वो है आपके पास एग्जैक्टली 20th वैल्यू। 25 सही, और 60 के ऊपर आ जाएगा आपके पास 35, यानी कि इंटर क्वार्टाइल निकालेंगे 35 माइनस 25 करना पड़ेगा, जो कि बनेगा 10। द नंबर ऑफ द पीपल हु हैड द जर्नी टाइम ऑफ 40 मिनट्स और मोर, यानी कि उनकी तादाद बतानी है जिनका जर्नी टाइम 40 मिनट और उससे ज़्यादा रहा है। तो भाई 40 मिनट और उससे ज़्यादा जिनका टाइम रहा है, उनकी उनकी तादाद निकालने के लिए, अल्लाह अल्लाह, नींद आ रही है आज तो। उनकी तादाद निकालने के लिए आपके पास यहाँ से वैल्यू को देखेंगे आप, और ये इधर आ जाएगा इस तरफ। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये ज़्यादा तादाद वाले लोग, ठीक है, जिनका टाइम 40 से ज़्यादा रहा है। तो 70 का 72 और 80 और 72 का डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो वो मेरे पास एग्जैक्टली आएगा 80 माइनस 72, दैट इज एग्जैक्टली 8 वैल्यूज, टोटल 8 वैल्यूज। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास ईच ऑफ द 80 पीपल ऑल्सो रिकॉर्डेड देयर जर्नी टाइम फ्रॉम वर्क टू होम दैट डे। द टेबल शोज द रिजल्ट। टेबल में आपको रिजल्ट दिए हुए हैं। मीडियन मांगा है उसने आपसे, इंटरक्वार्टाइल रेंज मांगी है उसने, मतलब बताया हुआ उसने आपको। ये सेज दैट द जर्नी टाइम्स फ्रॉम द होम टू वर्क आर मोर कंसिस्टेंट देन द जर्नी टाइम फ्रॉम वर्क टू होम। इज जे करेक्ट? एक्सप्लेन हाउ यू डिसाइड। अच्छा, अभी बताते हैं हम आपको। पहले का जो मीडियन था, ये वाला जो जर्नी था, ये जर्नी किसके लिए दिया हुआ था उसने? उसने कहा था भाई घर से वो काम पे जा रहे हैं, तो घर से काम पे जो जा रहे हैं वो वर्क पे, तो अपने वो उसने ड्यूरेशन आपको दी हुई है। उसका मीडियन जो आपने निकाला था वो आपके पास आया था 32। ठीक है, लेकिन अभी अब वो कह रहा है ईच ऑफ द 80 पीपल ऑल्सो रिकॉर्डेड देयर जर्नी टाइम फ्रॉम वर्क टू होम डे, मतलब होम दैट डे। यानी कि अब वो जो है अपने काम से जो है वो घर की तरफ जा रहे हैं, और अब उसने जब मीडियन निकाला है आपका, तो मीडियन आपके पास जो एग्जैक्टली आया वो 35 मिनट्स आया। तो ये वापसी का टाइम है। उसने आपसे ये कहा है कि द जर्नी टाइम फ्रॉम होम टू वर्क आर मोर कंसिस्टेंट देन द जर्नी टाइम फ्रॉम वर्क टू होम। कंसिस्टेंसी आपको इंटरक्वार्टाइल रेंज से पता चलती है। इस वक्त आपका इंटरक्वार्टाइल रेंज और मीडियन दोनों ज़्यादा है। ठीक है, जब ये दोनों ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब कंसिस्टेंट होता है, और ज़्यादा नहीं होते तो कंसिस्टेंट नहीं होता। ठीक है, यानी कि मिनिमम वैल्यू होती है तो इसका मतलब मोर कंसिस्टेंट नहीं है, तो डाटा की ज़्यादा वैल्यू सारी आगे की तरफ भी जा रही होती है। तो इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि यस, इट इज़ कंसिस्टेंट। अच्छा, वो कह रहा था इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज 5y प्लस 3x इक्वल टू 10। कह रहा है रीअरेंज द फॉर्म। ओहो, ये वाला फॉर्मूला, चलो फिर कर देते हैं इसको, क्योंकि इसमें आगे ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो हम रीअरेंज कर देते हैं। उसने कहा रीअरेंज 5y प्लस 3x एंड टू मेक y द सब्जेक्ट। क्या बताऊं दोबारा से? अगर दोनों ज़्यादा होंगे कंसिस्टेंट होगा,
और अगर कम होंगे तो कंसिस्टेंट नहीं होगा। ये वाली बात बताइए। y को सब्जेक्ट बनाना है। y को सब्जेक्ट बनाने के लिए y इक्वल्स टू माइनस का 3x प्लस का 10 हो जाएगा, और y सब्जेक्ट होगा तो माइनस का 3/5 x प्लस 10/5 होगा। तो मतलब ये होगा कि y इज इक्वल्स टू माइनस 3/5 x और प्लस का 2। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है लाइन P इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, लाइन P पासिस थ्रू द पॉइंट 6,6 6,7। ये एक लाइन है L की जिसकी इक्वेशन उसने यहाँ से आपसे निकलवाई, सब्जेक्ट बनवाया y को। वो कह रहा है लाइन P इज परपेंडिकुलर लाइन L। एक बात तो समझ में आ गई कि उसने सब्जेक्ट क्यों बनवाया था। उसने सब्जेक्ट इसलिए बनवाया था ताकि मैं इस इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके मैं m को बाहर निकाल लूँ। m मेरे पास हो गया 3/5। ठीक है, वो मैंने बाहर निकाल लिया, मेरे पास हो गया 3/5। अब वो ये कह रहा है कि लाइन P इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। लाइन P जो है वो लाइन L के ऊपर क्या है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन P जो है वो आपके पास हो जाएगा 5/3, बिकॉज ये परपेंडिकुलर थी। उसे बताया कि P की लाइन 6,7 से पास हो रही है और P की इक्वेशन निकालते हो। निकाल लेते हैं इक्वेशन। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। m है 5/3, x है 6 और y है 7 प्लस 3 3 टू द 6 7 इज 10 प्लस c हो जाएगा 7 माइनस 10 और c की वैल्यू आएगी माइनस का 3। ठीक है भाई, ये आ गया -3, वो मैंने उठा के यहाँ पे सॉरी c हो गया -3। तो इक्वेशन मेरी बनेगी y इज इक्वल्स टू 5/x माइनस। ठीक है भाई। अच्छा, ये सवाल अभी हमने नहीं किया, ये काइनेमेटिक्स से बिलोंग करता है और ये अलजेब्रा का ही पार्ट है। ये पार्ट अभी मैंने नहीं करवाया और ना ही मैंने ये वाला पार्ट करवाया 19। क्वेश्चन नंबर 20, वर्कआउट। ओहो, वर्कआउट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा भाई कि पहले रिकरिंग जो है ना उसको इंसान बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर फ्रैक्शन के साथ कुछ होगा। तो रिकरिंग नंबर जो है उसके लिए हम अपना सॉल्यूशन करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.171717 एंड सो ऑन, दैट इज फॉर्मिंग इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब ये रिकरिंग में दो नंबर है रिकरिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा एक्सप्रेशन को 100 के साथ। तो जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 17.1717 एंड सो ऑन, और ये हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब मैं ये करूंगा कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 और 100x इज इक्वल टू 17.1717 एंड सो ऑन। x इज इक्वल टू 0.1717, ये माइनस कर दूंगा। तो मैं इसको माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 99x 17 अकेला। उसके बाद ये हो जाएगा कि x बराबर हो जाएगा 17/99। ठीक है। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 17/99 प्लस 5/9, डिनोमिनेटर सेम करते हैं हम ताकि हम सेम चीज़ बना सकें डिनोमिनेटर में। तो ऊपर 11 से और नीचे भी 11 से मल्टीप्लाई किया, 17/99 हो गया और प्लस ऊपर 55/99 हो गया। डिनोमिनेटर सेम होने से 17 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 99 कर दिया, और 17 प्लस 55 करने में 5 और 2 11 12 5 6 7 72। यार किसी ने बड़ी सही नज़र लगाई। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24 और 3 11 जा 33, तो 8/11 होगा फाइनल। बच्चे इतनी देर देर से ज्वाइन करते हैं, हालांकि तरावी भी खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मौलाना साहब के घर गए हुए थे तरावी के बाद रात के। ए ओ ए बी सी सब कुछ दिया हुआ उसने। ओ ए आपके पास ए के बराबर है, ओ बी बी के बराबर है। उसने कहा एक्स इज द पॉइंट ए बी वेयर ए एक्स एंड एक्स बी इज 3:2। ए एक्स और एक्स बी जो है वो 3:2 दिया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले मैं ए से बी तक की लेंथ को फिगर आउट कर लूँ। अगर मैं ए से बी तक की लेंथ को फिगर आउट करूंगा तो ए से बी तक जाने में माइनस ए प्लस बी लगेगा। ये आ गया मेरे पास ए से बी। अब ए से बी का मैं रेशो बनाऊंगा अपने हिसाब से। तो ए से बी का रेशो बनाने का तरीकेकार ये होगा बेटा कि देखो, ए एक्स उसने मुझसे पूछा है
ए एक्स निकाल लें। ए एक्स टोटल जो है वो 3 हिस्से हैं और इस पूरी लाइन का जो वेक्टर था वो मेरे पास ऑलरेडी था, जो कि मेरे पास बराबर था माइनस ए प्लस बी के। और इस लाइन में इस रेशो के हिसाब से टोटल हिस्से बने होंगे कितने, 5। तो मुझे ए एक्स फिगर आउट करना है, तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस ए प्लस बी, दैट विल बी इक्वल टू ए एक्स। सही, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया मेरे पास 3/5 माइनस ए प्लस बी। जैसी कैलकुलेशन जो है वो ये थी, मैं इसको उठा के यहीं पे लिख देता हूँ ताकि बाद में परेशानी। अच्छा, अब वो कह रहा है एक्स से सी निकालो। एक्स से सी निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये एक्स से सी तुमसे मांग रहा है वो ये वाली लाइन, ठीक है। अब तुम्हें ये देखना होगा कि यहाँ पर तुम कोई और सिमिलैरिटी लगा के कोई और कंडीशन बना सकते हो या नहीं बना सकते। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही हो जिसके अंदर तुम्हारे पास कोई ना कोई सिमिलर ट्रायंगल्स एग्जिस्ट कर रहे हो जो तुम्हें अभी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हो सकता हो। तो देख लेते हैं वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन एक है हमारी बड़ी जो भाई देखो, अगर मैं ए एक्स सी वाले ट्रायंगल को देखूं और ओ एक्स बी वाले ट्रायंगल को देखूं, तो हो सकता है कि पैरेलल लाइन की वजह से यहाँ पे कोई सिमिलरिटी एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि ये वाला एंगल एग्जैक्टली यहाँ पे बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो ट्रांसवर्सल कट करके जाएगा तो ऑल्टरनेट एंगल क्रिएट हो सकता है। ये वाला एंगल एग्जैक्टली यहाँ पर बन सकता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि वो भी सिमिलरिटी की रिस्पेक्ट से बनता है। फिर उसके बाद अगली और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है कि ये वाला एंगल जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पर बन रहा होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। सही। तो ये मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज थी जिनको मैंने सामने रख के सिमिलर ट्रायंगल बना लिया। अब उसने मुझसे मांगा है एग्जैक्टली एक्स सी। चलो ठीक है, देख लेते हैं। एक्स सी तक पहुंचने के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मैं और कोई चीज़ इसके बारे में जानता हूँ या नहीं। एक्स सी जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पर है और ये मेरे पास इस एंगल के सामने लाइन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ऐसा सेम ट्रायंगल, ऐसा सेम एंगल इस छोटे ट्रायंगल में यहाँ पर है और इसके सामने जो लाइन है वो ये वाली है। इसको निकालने के लिए मुझे इसका मालूम होना बेइंतहा ज़रूरी होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि और मुझे इस लाइन के बारे में क्या क्या चीज़ें मालूम है, तो मैं वो देखता हूँ। और मुझे इस लाइन के बारे में कोई ऐसी खास चीज़ें मालूम नहीं है। हाँ, मुझे अलबत्ता ये पता है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर मैं निकाल चुका हूँ और यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको कैसे। देखिए, आपने इस वाले वेक्टर को क्या लिखा था, इसको आपने लिखा है 3/5 ऑफ माइनस ए प्लस बी। तो अब ये जो टोटल वेक्टर है इसमें से ये जो रिमेनिंग वाला है वो 2/5 ऑफ माइनस ए प्लस बी होगा। क्यों? क्योंकि मैंने रेशो से ब्रेक कर दिया। 5 में से 3 हिस्से अगर इसके पास आए हैं तो 5 में से 2 हिस्से इसके पास गए होंगे, तो ये वाली लाइन जो है इसका वेक्टर एग्जैक्टली ये वाला, ठीक है। एक बात तो फैक्ट है, वो हमने निकाल ली। सही। अब सवाल ये है कि हमें पहुंचना है कहाँ तक, एक्स से लेके सी तक, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं इस शेप के अंदर, क्या हमें कोई ऐसी अजम्पशन मिली हुई है कि जिसके तहत हम ये वाला वेक्टर निकाल लें जो कि ए से सी तक दिया हुआ है, वरना फिर हम कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे। तो आप मुझे ज़रा सोच के बताइए और देखिए, देख के मुझे बताएं क्या ए से सी तक की कोई चीज़ आपके पास मौजूद है या वो निकल सकती है। पूरे सवाल को गौर से देख लीजिएगा, फिर बताइएगा। हाँ भाई, ए से सी की कोई कंडीशन आपके पास ऐसी एग्जिस्ट करती है इस पर काम बन सके आपका। नहीं भाई, परेशान हो गया। चलिए मैं बताता हूँ, रिलैक्स हो जाए। दो ट्रायंगल्स हैं। अगर मैं सबसे पहले ए सी ढूंढना चाहता हूँ तो मेरे पास, हाँ पैरेलल तो है, ए सी ढूंढना चाह रहा हूँ, ठीक है। ए सी मुझे मालूम नहीं है। दूसरे ट्रायंगल में ए सी की जगह पर जो लेंथ है उसका नाम बी है, मैंने लिख दिया यहाँ पे बी। ठीक, एक बात हो गई। दूसरी बात, छोटे ट्रायंगल में कोई ऐसी लेंथ जो बड़े ट्रायंगल में भी एग्जिस्ट कर रही है। जैसे बड़े ट्रायंगल के अंदर ये वाला एक एंगल जो है इसके सामने की लेंथ मेरे पास ऑलरेडी है, वो ये रही। और छोटे ट्रायंगल के अंदर ये एंगल यहाँ पर है, इसके सामने जो लेंथ है वो भी मेरे पास एग्जैक्टली है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनसे भी रेशो बना लेता हूँ, यानी कि 3/5 ऑफ माइनस ए प्लस बी और 2/5 ऑफ माइनस ए प्लस बी। ऐसा करने से मुझे सबसे पहले मिलेगा क्या, मेरा ए सी। ए सी मल्टीप्लाई होगा 2/5 माइनस ए प्लस बी के साथ, इज इक्वल्स टू 3/5 माइनस ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा बी।
देखो बेटा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इस वेक्टर से ये वेक्टर भी चला जाएगा, तो ए सी जो है वो सिर्फ बचेगा मेरे पास 3/2 ऑफ बी। ये चीज़ देख लो और मुझे बता दो। इज दैट पार्ट इज क्लियर? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाला वेक्टर फिगर आउट कर लिया जो कि 3/2 ऑफ बी है। सही। अब तुमको जाना है कहाँ पे? अब तुमको जाना था एक्स से सी, यानी कि तुमको चाहिए ये वाला वेक्टर। ठीक है, इस वाले वेक्टर के लिए तुम ये कर सकते हो भाई मेरे कि यहाँ से यूँ जाओ और यहाँ से यूँ आ जाओ तो तुमको मिल जाएगा। वेक्टर टू वेक्टर कैंसिल। भाई वेक्टर टू वेक्टर कैंसिल नहीं किया मैंने, ये पूरा वेक्टर अगर यहाँ जाके डिवाइड होता तो वो डेफिनेटली इसको कैंसिल कर देता, तो मैंने उसको पहले ही काट दिया, और 5 से 5 भी काट दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में था। तो अब यहाँ पे सिर्फ 2 बचा हुआ है, तो 2 उसके पास गया तो वो 3/2 हो गया और बी अकेला रह गया। हाँ बेटा सही है। ठीक है, अब जबकि मुझे एक्स से सी निकालना है, तो एक्स से सी निकालने के लिए, अच्छा ये जो सारी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे की है वैसे तो इसे उसूलन इसी जगह पे होना चाहिए, मैं इसे ले जाता हूँ वहीं पर ताकि बाद में कभी पेपर देखे तो हमें समझ में आ जाए। और अब मुझे निकालना है एक्स से सी, तो एक्स से सी निकालने के लिए मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से उल्टा जाता हूँ और यहाँ से सीधा जाता हूँ, क्योंकि मैंने ए एक्स का वेक्टर निकाला हुआ था तो ये उल्टी डायरेक्शन पे जाऊँगा। तो मैं इसको करता हूँ क्या, माइनस का 3/5 माइनस ए प्लस बी और प्लस का 3/2 ऑफ बी। सही है मेरे भाई। अब ले लेते हैं एलसीएम। 10 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लस का 6a माइनस का 6 प्लस का 15b डिवाइडेड बाय 10। कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 6a और 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा माइनस का 9b डिवाइडेड बाय 10। तो 6a माइनस का 9b डिवाइडेड बाय 10, ये मेरा आंसर। अच्छा ये वाला पार्ट अभी हमने नहीं किया है फिलहाल, तो ये अभी हम नहीं छेड़ रहे, क्वाड्रेटिक का पार्ट है ये। ये वाला पार्ट आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है, इसको आप जानते हैं, ये जाना पहचाना सवाल है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा दिमाग पे। प्लस 9b होगा, क्यों बेटा 9b क्यों होगा? अच्छा हाँ +9, माई मिस्टेक। ओ ए बी इज अ मेजर माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्किल सेंटर ओ सी डी इज अ मेजर सेक्टर, ओ सी डी एक मेजर सेक्टर है। अच्छा ये मेजर सेक्टर है ओ सी डी ये वाला, ठीक है। और ओ ए बी एक माइनर सेक्टर ऑफ द सर्किल है, वो सब कहानी अलग अलग है। तो कह रहा है ओ सी जो है वो 6 के बराबर है, ये 6 है, और ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये 9 है। ठीक है, वो कह रहा है द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ए बी इज 5 पाई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ आपके पास है वो एग्जैक्टली है 5 पाई के बराबर। वर्क आउट द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर ओ सी डी। अच्छा देखो, एरिया निकालने के लिए तुम्हें इसका एंगल चाहिए जो कि तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हें ये वाले एंगल को निकाल कर उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा तो ही एंगल आ सकता है फिर। तो इस एंगल को निकालने के लिए उसने आर्क लेंथ हमें दी हुई है, तो आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला है वो होता है θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr। तो आर्क लेंथ पहले से थी, वो थी 5 पाई। ठीक है, थीटा मुझे उसका मालूम नहीं था, मुझे उस वाले छोटे से माइनर सेक्टर का रेडियस मालूम था जो कि था 9। तो मैंने क्या किया, अब मुझे थीटा कैलकुलेट करना है, तो मैंने 5 पाई को मल्टीप्लाई किया 360 के साथ, डिवाइड कर दिया 18 पाई से, चला गया। 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, ये 20 हो गया। 5 टू जा हो जाएगा 10, ये 100 डिग्री का एंगल हो गया, यानी कि यहाँ पे 100 डिग्री मौजूद है। तो अब पीछे कितना डिग्री होगा वो पता करने के लिए आप 260 डिग्री करें, 260। चाय खत्म कर रहा था, ठंडी हुई थी। ठीक है, 260 डिग्री ये निकाल लिया आपने। अब आपको करना है कि आपको यहाँ का एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपके पास यहाँ का रेडियस भी होना चाहिए, रेडियस है मेरे पास जो कि 6 के बराबर है। तो मैंने एरिया निकालने के लिए क्या किया, 260 डिवाइडेड बाय 360
मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। इसमें मेरे पास जो रेडियस है वो एग्जैक्टली है कितना, 6 के बराबर। तो 0 से 0 चला जाएगा, 26 36 पाई इंटू 36, 36 से 36 चला जाएगा, 26 पाई। उसने आंसर मुझसे किस में मांगा था, इन टर्म्स ऑफ पाई, तो मैंने इन टर्म्स ऑफ पाई ही अपने आंसर को दे। ठीक है जनाब, तो ये पेपर हमारा हो गया फिनिश यहाँ पर। अब इसके बाद इसका एक और सेशन भी मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा, उसमें वो वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको जो सवाल अभी मैंने इस पेपर में छोड़े हैं। वो 2 से 3 सवाल ही हैं अलजेब्रा से रिलेटेड, वो 3 सवाल मैंने जो छोड़े हैं वो सारे आपको उस पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, और कल हमारी इंशाल्लाह फिजिकल क्लास है, तो फिजिकल क्लास में अपने वेक्टर को आगे लेके जाएंगे। ज्योमेट्री का आखिरी पार्ट है जो कि खत्म हो जाएगा, फिर हम अलजेब्रा की तरफ जाके जो रिमेनिंग पोर्शन है वो उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने